नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। गंगा सवेरा में आज हम आपको दिखाएंगे यूपी और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता और गंगा सवेरा यानी ऐसा बुलेटिन जहां पर दोनों राज्यों की सियासत में क्या हलचल है, क्या खास है, हम आप तक पहुंचाएंगे। आज काशी के ज्ञानव्यापी मामले में क्या कुछ रहने वाला है खास, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही आज सीएम धामी नामांकन भी करेंगे, उनकी भी हर एक तस्वीर आपके सामने हम रखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं गंगा सवेरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा की बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से बड़ी खबर है, ज्ञानव्यापी के श्रृंगार गौरी केस पर सुनवाई आज होनी है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोर्ट कमिश्नर बदले जाने की याचिका है और सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई होगी। बिल्कुल, और देखिए कोर्ट कमिश्नर के साथ दोनों पक्ष को लाने के लिए कहा गया है। दोनों पक्ष के जब लोग मौजूद हों तब सर्वे का काम किया जाए। 6 मई और 7 मई को ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे किया गया। 6 मई को लगभग 4 घंटे के आसपास सर्वे हुआ। 7 मई को केवल 2 घंटे ही सर्वे का काम हो पाया और सर्वे को लेकर ज्ञानव्यापी परिसर में इसका विरोध भी हुआ था। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 7 मई को प्रतिवादी पक्ष ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर बदलने की बात कही, पक्षपात का आरोप लगाया और अब ये पूरा मामला कोर्ट से शुरू होकर के कोर्ट पर ही आ चुका है, क्योंकि 10 मई को सर्वे की रिपोर्ट भेजी जानी थी। कोर्ट के आदेश पर टीम को ये पूरी रिपोर्ट सर्वे और वीडियोग्राफी की 10 तारीख को सबमिट करनी थी। लेकिन अब एक पक्ष जाता है कोर्ट, कहता है कि हमें कमिश्नर बदल करके दीजिए, तभी ये काम सुचारू होगा, क्योंकि पक्षपात का आरोप लगाया गया है। अब इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई और अब इसी बीच ये भी जानकारी आ रही है कि विरोध के बीच कमिश्नर बदलने की मांग को लेकर एक पक्ष कोर्ट का रुख कर चुका है। तो दीपा देखिए, आज ज्ञानव्यापी विवाद पर फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन इसके ठीक पहले ज्ञानव्यापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा करने की मांग करने वाली 5 महिलाओं में से मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह ने अपना केस वापस ले लिया है या ले सकती है, यह खबर आ रही है। बिल्कुल, हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि बाकी 4 याचिकाकर्ता ज्ञानव्यापी मामले पर अपनी मांग पर कायम हैं। लेकिन अब जबकि काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी विवाद अहम मोड़ पर आ चुका है, तब मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह ने आखिर क्यों अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है और इसको लेकर कई तरह की बातें भी चल रही हैं। उन्होंने लेने का मन बनाया हुआ है, अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसको लेकर भी कई तरह की बातें हैं। ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी। 5 वादी में से एक वादी राखी सिंह जो अपना केस वापस ले सकती है, और राखी सिंह वापस क्यों ले रही है अपना केस, इसको लेकर अभी तक स्थिति साफ है नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं है। लेकिन अन्य 4 जो वादी है स्नेहा, वो अपने रुख पर अभी भी तटस्थ है। दीपा, यही तमाम मसले हैं, क्योंकि एक तरफ सर्वे को लेकर के मुस्लिम पक्ष का कहना है कमिश्नर बदलिए, और दूसरी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, राखी सिंह ये मुख्य वादी रही हैं, क्योंकि श्रृंगार गौरी मंदिर में जाकर के पूजा करने की मांग को लेकर याचिका इन्होंने दाखिल की थी। ये पुराना मामला है और उनमें से अब ये खबर है सूत्रों से कि राखी सिंह जो मुख्यवादी है वो अपना केस वापस ले सकती है। और देखिए, वही सूत्रों से अहम खबर है कि इस केस से जुड़े मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से दायर 6 याचिकाओं को वापस लेने की तैयारी है, जिसका ऐलान जल्द हो सकता है। बिल्कुल, देखिए केस के वादियों का दावा यह है कि इस मसले में राष्ट्र विरोधी ताकत सक्रिय हो सकती है, उन्हें इस बात का शक है। इस वजह से राष्ट्र हित में केस वापस लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, विश्व वैदिक सनातन संघ के पदाधिकारियों ने इस केस में राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा फंडिंग की आशंका भी जताई है। यह पूरा मामला बहुत गंभीर हो जाता है इन तमाम आशंकाओं के मद्देनजर, क्योंकि अभी ये सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है, जो लोग केस वापस ले रहे हैं उन्हें इस बात का डर है कि बड़ी ताकतें शामिल हो सकती हैं।
तो क्या चल रहा है काशी में इस पूरे मामले को लेकर के हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश पांडे का और जानकारी लेते हैं। नीतीश, ये सूत्रों के हवाले से कई तरीके की जानकारी आ रही है, जिसमें वादी और कई केसेस के वापस लेने की खबर पर ये जानना चाहेंगे। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस बात की आशंका जताई जा रही है कि इसमें बड़ी शक्तियां शामिल हो सकती हैं, कितना स्ट्रांग है ये पूरा मामला अगर ऐसा होता है तो? स्नेहलता, अगर पूरे मामले पर गौर करें तो मैं जिक्र करना चाहूंगा जब ये सर्वे शुरू हुआ था। ये सर्वे कोर्ट के आदेश पर कमीशन वहां पर पहुंच रहा है मंदिर में कमीशन मौजूद होने से पहले जब मंदिर के द्वार पर कमीशन और इसके साथ ही हिंदू पक्ष के लोग यानी श्रृंगार गौरी पक्ष के लोग जब पहुंच रहे हैं तो मुस्लिमों द्वारा वहां नारेबाजी की जाती है। इसके बाद पक्ष अंदर पहुंचता है और वहां पर सर्वे पूरा नहीं हो पाता और दूसरे दिन फिर सर्वे की टीम वहां पर पहुंचती है और सर्वे नहीं हो पाता है। अब इसके बाद इन्हीं दोनों के बीच में कोर्ट कमिश्नर को बदले जाने की मांग भी होती है प्रतिवादी पक्ष द्वारा, लेकिन यहां पर भी कोर्ट में मामला होता है और कहा जाता है कि 9 तारीख को दोनों ओर से लोग आएं और कोर्ट में अपना पक्ष रखें। अब ये देखना है कि पक्ष वो क्या रखते हैं। और इसके इतर अगर दूसरा मामला देखें तो श्रृंगार गौरी मामले से जुड़े हुए जो 5 अभियुक्त हैं उसमें से 4 तो अपने साथ हैं, लेकिन 5वें जो मुख्य अगर बात करें याचिका, माफ कीजिएगा, जो याचिकाकर्ता राखी सिंह है वो अपने केस को वापस ले रही हैं, वो वाद अपना पीछे खींच रही हैं वाद से हाथ। अब स्थिति क्या है? अब ये 5 तो हो गई, लेकिन इस पूरे मामले अगर वजह की बात कर ले तो इसके पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। लगातार जो अन्य याची हैं हम उनसे पूछ रहे हैं तो उनका ये कहना है, कैमरे के पीछे तो वो कह रही है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कैमरे के सामने वो कह रही है कि हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, अभी उनसे संपर्क हम साध रहे हैं। लेकिन इसके इतर एक तीसरा और मामला सामने है। एबीपी गंगा के पास सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि इस पूरे मामले पर देश विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई हैं, बड़ी संख्या में फंडिंग की जा चुकी है और कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की बड़ी साजिश हो सकती है। ऐसी आशंका को देखते हुए इस पूरे मामले में जो विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा जो 6 वाद दाखिल किए गए हैं वो 6 के 6 वाद वापस लिए जा सकते हैं। आज इनका ऐलान हो सकता है। आपको बता दें, एबीपी गंगा के पास सूत्रों से ये खबर है कि जो विश्व वैदिक सनातन संघ के लोग हैं वो भयभीत हैं कि कहीं हमारे पीछे कोई देश विरोधी ताकतें इस पूरे मसले का लाभ न उठा जाए। तो आज ये भी फैसला लिया जा सकता अगर ऐसा है। होता तो है आज 3 मामलों पर अगर वादी वापस लेते हैं अपना केस तो क्या रुख रह जाएगा इस पूरे केस का और इस पूरे मामले का? स्नेहा, अगर रुख की बात कर ले तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं हाइप पर है। आप देखिए, अगर आप मुहाने पर पहुंचकर पीछे आते हैं तो भी बड़ी बात है, क्यों आते हैं ये बड़ी बात है। क्या सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित और देशहित की बात कहना ही तो काफी नहीं हो जाता? एकदम आप नजदीक हैं, एकदम इस मुकदमे के नजदीक है। यानी आम जनता की चर्चा में कर दूं, आम जनता को ये लगने लगा है कि आखिर जो सच है वो सामने आ जाए, और आएगा भी तो कब आएगा। कोर्ट इस मामले में किस तरह से इंटरेस्टेड और इस मामले को लेकर राजनीति भी हुई है। किस तरफ ये पूरी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे बढ़ा जाता है और क्या होगा। विश्व वैदिक सनातन संघ जो आशंका जाहिर कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सत्यता है, इसको लेकर भी जल्दी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। और अब ये पूरा ज्ञानव्यापी विवाद का मसला किस तरीके से आगे बढ़ता है इस पर भी लगातार नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश, पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार इस पूरे खबर पर, पूरी घटना पर नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आगरा के ताजमहल के बंद कमरों को खोलने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दें कि वो ताजमहल के भीतर के 22 कमरों के दरवाजों को खोलें और इस बात की जांच भी कराई जाए कि कमरे के अंदर है क्या। बिल्कुल, और बीजेपी के अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी ने यानी डॉक्टर रजनीश सिंह ने कोर्ट में ये याचिका दायर की है। एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह ने डॉक्टर रजनीश सिंह की ओर से याचिका कोर्ट में दायर की है। और देखिए, डॉक्टर रजनीश का ये कहना है कि ताजमहल के साथ एक पुराना विवाद है जो जुड़ा है। तकरीबन 22 कमरे ताजमहल के भीतर बंद हैं और यहाँ किसी को भी भीतर जाने की परमिशन, अनुमति नहीं है। बिल्कुल, और उनकी मांग ये है कि इन कमरों को खोलने में कोई नुकसान नहीं है। ऐसा करके विवादों को विराम दिया जा सकता है।
एक याचिका मैंने लगाई है जो ताजमहल के अंदर 22 कमरे बंद हैं। इसको मुझको आरटीआई के माध्यम से पता चला कि वहाँ पे 22 कमरे बंद हैं जो सुरक्षा कारणों से बंद हैं, और उन्हीं 22 कमरों की वजह से देश के अंदर तमाम हिंदू संगठन, तमाम मुस्लिम संगठन तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, अपने दावे करते हैं। कोई कहता है कि शिव मंदिर है, कोई कहता है कि मस्जिद है, कोई कहता है मकबरा है। इस तरीके की तमाम भ्रांतियाँ जो है फैली हुई हैं। तो इसी के निदान के लिए कि माननीय न्यायालय में मैंने एक याचिका लगाई कि आप उस कमरे को खोल दीजिए, उसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं कि वो है क्या। मैंने और देखिए वहीं कथावाचक संत देवकीनंदन ठाकुर ने भी हाईकोर्ट में ताजमहल की असली पहचान करने और 22 कमरों के खोले जाने, उसका सर्वे किए जाने का स्वागत किया है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे स्थान हैं जो हमारे लोगों ने जिसका निर्माण किया था, बाद में आक्रमणकारियों ने उसे नाम बदल दिए गए, व्यवस्थाएं बदल दी गई और अपने अपने हिसाब से उसको नाम दे दिए गए और अपना कह दिया गया। ऐसी एक आध नहीं, कई जगह हैं। तो अगर न्याय की चौखट पे ये विषय सब्जेक्ट पहुंच गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बातें हम लोग मान रहे हैं, उनकी जांच हो रही है और जांच हो रही है तो पता चल रहा है कि उसमें है क्या। ठीक उसी लाइन पे अगर हम जाके ताजमहल का भी परीक्षण करा लें, हो जाए, वो कमरे खुल जाएं, वहाँ व्यवस्था पता चल जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी। वहीं ताजमहल को लेकर के दायर याचिका पर यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह भी सहमत नजर आए। रघुराज सिंह ने कहा कि याचिका सही डाली गई है। रजनीश कुमार, मैं उसको बधाई दूंगा कि उन्होंने सही डाली है। 20 कमरे बंद हैं तेजो महल में और 20 कमरों में हमारे भगवान की मूर्तियां, बेशकीमती मूर्तियां। आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद पहुंचे भाजपा के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने कई मुद्दों पर मीडिया से बात की। काशी, मथुरा और आगरा में चल रहे विवाद को लेकर संवाददाता उबैदुर रहमान ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने जवाब में कहा कि कहीं कोई विवाद है ही नहीं। तरफ आप और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, आपने कहा कि सभी समाज को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से समाज में आजकल चल रहा माहौल, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा हो, मथुरा का मुद्दा हो, अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये लोग कौन है? ये ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, मैं खैर खुद कह रहा हूँ, लेकिन कभी आपने लीडरशिप की बात सुननी, हर चीज़ में आपको लीडरशिप की बात सुननी चाहिए, इसलिए कि डिसीजन मेकर लीडरशिप होती है। कहने के लिए बहुत सारे लोग मीडिया में आप जैसे लोग चमकाने की कोशिश करते हैं और वो चमकने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं वो नेक्सस को ख़त्म करना चाहिए। मीडिया को भी एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने के नाते ऐसे लोग जो गलत बयानी से काम लेते हैं उनको ना दिखाने, चाहे वो किसी पार्टी के हो, किसी समाज के हो, किसी पूजा पद्धति में और या किसी धर्म में विश्वास रखते हो, लेकिन ऐसे लोगों को जो गलत बयानी से काम करते हैं उसको आप जैसे लोग कहीं ना कहीं बाइकआउट करें। आगे बढ़ते हैं, चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी के मौत के मामले पर सियासत तेज हो गई। देखिए, आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करने चंदौली जाएंगे। अखिलेश यादव आज चंदौली के मनराजपुर जाकर मुलाकात करेंगे पीड़ित परिवार से। सुबह 10:40 का वक्त है, वो करीब लखनऊ से चंदौली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो चंदौली जाने वाले हैं अखिलेश यादव और वहां पर जाकर के मुलाकात करेंगे पीड़ित परिवार से। मौत के बाद पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं अखिलेश यादव ने। पुलिस के कार्यशैली पर, कार्यप्रणाली पर, पुलिस के तमाम अधिकारियों पर आक्रामक तरीके से हमलावर भी अखिलेश दिखाई दिए। अब जब वहां पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से वो मुलाकात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, उस पर लगातार नजर होगी। और अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो इन दिनों फुल एक्शन मोड में आपको दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी अपने 2 दिनों के बुंदेलखंड दौरे से वापस लखनऊ लौट चुके हैं। बिल्कुल, और आज मुख्यमंत्री लखनऊ में ही रहेंगे। सीएम का आज अलग अलग लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके साथ ही सीएम कुछ बैठक भी कर सकते हैं। तो देखिए, लखनऊ में सीएम योगी आज रहेंगे और आज लखनऊ में जो अहम मुलाकातें हैं, जो पेंडिंग चल रही थी, उनको देखेंगे, सुनेंगे। 5 कालिदास मार्ग पर रहेंगे आज और आवास के साथ साथ लखनऊ में भी कई मुलाकात और बैठकों का दौर रहेगा। अब बात कर लेते हैं यूपी के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की। मीट फैक्ट्री ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है।
जहां याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मेरठ विकास प्राधिकरण और जिला विकास ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। उसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अब इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट का रुख क्या रहेगा, उस पर लगातार नजर है। मीट प्लांट को लेकर याकूब एंड पूरी फैमिली सवालों के दायरे में है। पड़ताल भी हो रही है, दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई खबर है नहीं याकूब कुरैशी और उनके परिवार के किसी भी मेंबर की। अब हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। चलिए, कोरोना से मौत के आंकड़ों पर आई विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गलत बताया है। भारत में कोरोना से मौत के इस आंकड़े को लेकर कहा कि वो इन आंकड़ों को सही नहीं मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने यूपी की चिकित्सा सुविधाओं पर भी बातचीत की है। तो देखिए, WHO ने मौत के आंकड़ों को जो बताया, वो आंकड़े और जो भारत सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़े हैं उनमें थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा अंतर है। इस पर जब सवाल किया गया तो डिप्टी सीएम ने क्या कहा वो भी हम आपके सामने रख दें। ब्रजेश पाठक कहते हैं कि ये आंकड़े मैं सही नहीं मानता हूं, WHO के द्वारा जो प्रकाशित किए गए हैं। और यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी उन्होंने कहा कि सब कुछ दुरुस्त है, सब कुछ सही है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या घनत्व के लिहाज से। ऐसे में मौत के आंकड़ों पर सवाल पूरे देश में उठाए जा रहे हैं। यही सवाल जब डिप्टी सीएम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये आंकड़े गलत है। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हम होने देंगे। हम पूरी तरह से कृत संकल्प हैं और जहाँ जहाँ गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं हम जांच करके कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और सबको मैं फिर कहता हूँ कि अस्पताल परिसर में मरीजों को भगवान मान करके काम करें और हम सब मिल करके प्रदेश की चिकित्सा जगत को बहुत अच्छा बनाएंगे। देखिए, जो WHO ने कहा है वो आंकड़े ठीक नहीं हैं। भारत में और उत्तर प्रदेश में सबसे खास बात यह है कि हमारे यहाँ 100% जन्म मृत्यु का पंजीकरण होता है। उसके आधार पर ही हमारे आंकड़े आते हैं और ये WHO ने जो कहा इसको मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं सहारनपुर के उस हादसे का लाइव सच, जिस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई थी। यह हादसा सहारनपुर की पटाखा फैक्ट्री में हुआ था और इस हादसे में मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। हालांकि अभी इस हादसे में घायल एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है, जो जिंदगी और मौत के बीच में है। लेकिन पटाखा फैक्ट्री की ये तस्वीरें, ये फुटेज सामने आया है। आप देखिए कि जहां से ये लपटें उठती दिख रही हैं उसके भीतर लोग काम कर रहे थे। ये फैक्ट्री है और इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही बाद में ये आंकड़ा इसने 5 हो गया था। मौत की संख्या 5 हो गई थी। देखिए किस तरीके से भयावह मंजर है। ये लाइव वीडियो आपके सामने है। पटाखा फैक्ट्री में जब धमाका हुआ उसके बाद किस तरीके से धुआं ही धुआं आपको दिखाई दे रहा है और लोगों के चिल्लाने की आवाजें भी वीडियो में सुनाई दे रही हैं। ये जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें 5 लोगों की जान गई। अब चलिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव को लेकर आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले हमारे सहयोगी पंकज ने उनसे खास बातचीत की है। आपको नामांकन करने जा रहे हैं और अभी देखिए अपने यहाँ गांव में है वो, और गांव में जो कुल देवता का मंदिर है वहाँ पूजा अर्चना करने आए हैं। सीएम साहब, नामांकन का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और सबसे पहले आप यहाँ पर पहुँचे हैं। माँ पूर्णागिरी की भूमि है और हमारे यहाँ पर ये मेरे कभी भी मैं जब भी अपने घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकलता हूँ तो माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद लेता हूँ। आज भी मैं माँ पूर्णागिरी का मैंने आशीर्वाद लिया है कि सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न हों और सभी प्रकार की जो विघ्न बाधाएं हैं माँ उनको हरे। माता का आशीर्वाद ले लिया है आपने अभी, तो जनता से ऐसा क्या आज वायदा करेंगे चंपावत की कि आप उसको बेहतर तरीके से आगे कर पाएँ? देखिए, जहाँ तक चंपावत की जनता का प्रश्न है, हमारे सामने चूँकि जिस प्रकार का प्रेम, जिस प्रकार का आशीर्वाद वहाँ की जनता का मिल रहा है, आने वाले समय में हमारा जो चंपावत का क्षेत्र है वो क्षेत्र हर दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, कनेक्टिविटी, रोडों की कनेक्टिविटी की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और अनेकों क्षेत्रों में, फल है, उद्यान है, बागवानी है, सभी क्षेत्रों में आगे आए। उसके लिए हम लोग काम करेंगे। भारत के मानचित्र में चंपावत जो कि बहुत ही सुंदर एक स्थान है, वो स्थान आगे बढ़े। वहाँ असीमित संभावनाएं हैं, असीमित जो है
विकास की संभावनाएं हैं उन सबको तलाशेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। बहुत खूबसूरत जगह है चंपावत, तो डेवलपमेंट के लिए क्या रहेगा, कैसे आप यहाँ पर विकास के लिए? नहीं, हम लोग डेवलपमेंट का मॉडल बनाएंगे। अभी जैसे हमने लगभग 200 करोड़ की जो योजना है पेयजल के क्षेत्र में, अभी उसको हमने प्लान में रखा हुआ है, आगे बढ़ा रहे हैं और प्रस्तावित है, भारत सरकार को भेजेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज है टनकपुर में, उसको बढ़ाएंगे। माँ शारदा के तट पर है, चाय के बागान है, माँ पूर्णागिरी का स्थान है, माँ शारदा का तट है, गोलजू का स्थान है, बाबा गोरखनाथ की भूमि है, हिंगला देवी है, रणकोची मैया है, बाराही मैया है, साथ में हमारे जो है रीठा साहब हैं। तो इन स्थानों को क्योंकि आगे एक सर्किट के रूप में इन सभी को डेवलप करेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी थे और देखिए ये अभी नामांकन के लिए निकल रहे हैं और ये उनके गांव का कुलदेवता का मंदिर है और यहाँ आप देखेंगे तो अभी मुख्यमंत्री जी अकेले बिना किसी फ्लीट के सिक्योरिटी के यहाँ पर पहुँचे हैं। सुबह सुबह अचानक वो घर से निकले और माता का आशीर्वाद लेने आए हैं, क्योंकि ये पूर्णागिरी का दरबार भी है। चंपावत का जो एरिया है टनकपुर में, चंपावत में, और माँ पूर्णागिरी है और माँ पूर्णागिरी का ही प्रतीक मंदिर यहाँ पर है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल अभी आपने सुना सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जहां मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए वो पहुंचे टनकपुर में। चंपावत के इस रण में आज नामांकन करना है और इससे पहले मां पूर्णागिरी के दर्शन करके जो तस्वीरें थी वो हमने आप तक पहुंचाई। हमारे सहयोगी पंकज से उन्होंने खास बातचीत की और खास बात यह है दीपा कि आज बिना फ्लीट के, बिना सिक्योरिटी के इस मंदिर तक चले आए हैं सीएम। बिल्कुल, और कल ही सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंच गए थे और सुबह सुबह खटीमा में जो पूर्णागिरी मां का मंदिर, वहां पर पहुंचे, आशीर्वाद लिया। और आज देखिए बहुत बड़ी चुनौती एक अग्नि परीक्षा के तौर पर है चंपावत का उपचुनाव, और इस परीक्षा को कैसे वो पास कर लेते हैं, आज उसका अहम दिन है। नामांकन फाइल करने वाले हैं, जब तस्वीरें आएंगी तो वो भी आपको दिखाएंगे।